हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर वंस। हमने पहले लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था ऑडिटिंग का, और प्रीवियस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने ऑडिटर की डेफिनेशन देखी थी और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन के बेस और मीनिंग हमने डिराइव किया था। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का न्यू टॉपिक, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। The scope of auditing is increased with the increase in the complexity of the business. It is said that long-range objective of an audit should be serve as a guide to the management future decision. स्कोप ऑफ ऑडिटिंग के बारे में हमें क्या बताया गया है कि ऑडिटिंग का स्कोप है वो इंक्रीज होता गया। कब से? जैसे ही हमारी जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारी अकाउंटिंग का ग्रोथ जैसे ही इंक्रीज होता गया, वैसे ही ऑडिटिंग का स्कोप भी क्या हुआ, बढ़ता गया, ऑडिटिंग का भी ग्रोथ हुआ। It is said that long range objective of an audit should be serve as guide to the management future decision, और ऑडिट शुड बी सर्व एज अ गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। ऑडिटिंग के थ्रू क्या होता है, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है उसे प्रॉपरली गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन गाइडेंस किस तरीके से मिल पाएगी कि एक्चुअल में ऑडिटिंग की वजह से क्या हुआ कि हम एरर और फ्रॉड है वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। और उसका सेकंड मेन एलिमेंट क्या होगा ऑडिटिंग का कि कंपनी की फिनेंशियल साउंडनेस कैसी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है वो हमें इजीली पता चल पाएगा। और उसके बेस पर से जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इजीली कोई भी डिसीजन वो ले पाए। टुडे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लार्जली कंडक्टेड थ्रू पब्लिक फिनेंस, और इन दिस एरा, मॉडर्न एरा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बेस्ड ऑन पब्लिक फिनेंस के बेस पर से लार्जली कंडक्ट होते हैं। विदाउट फिनेंस नो वन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन रन। कि फिनेंस के बिना आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो फिर आप कोई भी एक्टिविटी रन कर पाओगे? कोई भी छोटी से लेके छोटी बात आप काउंट कर लो और बड़ी से लेके बड़ी बात काउंट कर लो, हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में, और वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो विदाउट फिनेंस हम कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं है। द ऑडिटर हैज़ टू सी वेदर दिस लार्जर फंड्स आर प्रॉपरली यूज्ड, और ऑडिटर क्या वेरीफाई करता है कि ये लार्ज फंड है जो इकोनॉमिक बेस पर से जो ये लार्ज फंड है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं। The scope of audit encompasses verification of accounts with an intention of giving opinion on its reliability. ऑडिटिंग का स्कोप है क्या रहेगा कि जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली ड्रॉन अप किए गए हो, अकाउंट्स प्रॉपर वे से वेरीफाई किए गए हो, और उसके बेस पर से अगर अकाउंट ही प्रॉपर वेरीफाई नहीं किए होंगे, चेक नहीं किए होंगे, तो उससे बेस पे हम कोई भी ओपिनियन है डिराइव कर पाएंगे नहीं। अगर अकाउंट सही होंगे तो ही हमारा जो ओपिनियन है वो रिलायबल मीन्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच पाएंगी, और उससे बेस पर से हम जो भी डिसीजन है वो प्रॉपरली ले पाएंगे। हेंस इट कवर्स कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट एक्सेट्रा। ऑडिट में ऐसा ही नहीं है कि कोई एक ही ऑडिट हम काउंट करते हैं, लेकिन ऑडिट में क्या रहेगा कि कई सारे ऑडिट है कि ओनली फॉर ऑडिटिंग है, वो कोई एक ही अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंडक्ट नहीं करते हैं, बट कई सारे ऐसे पॉइंट है जिससे हम कवर अप कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जितने अकाउंट होंगे उतने ऑडिटिंग हम देखेंगे। कॉस्ट अकाउंट आपने स्टडी किया है तो कॉस्ट ऑडिट भी है। मैनेजमेंट अकाउंट आप स्टडी करेंगे इन दिस सेमेस्टर एंड नेक्स्ट सेमेस्टर ऑल्सो, तो मैनेजमेंट ऑडिट भी है। सोशल ऑडिट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर से है तो सोशल ऑडिट भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जितने हमारे पास अकाउंटिंग है, फिनेंशियल ऑडिट है, फिनेंशियल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उससे बेस हम फिनेंशियल ऑडिट प्रिपेयर करते हैं। तो कई सारे ऐसे ऑडिट है कि जिससे बेस पर हम वर्क कर सकते हैं और ऑडिट कर सकते हैं और उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। It should be remembered that an auditor just express his opinion on the authenticity of the account. कि ऑडिटिंग में क्या है कि ओनली फॉर ऑडिटर क्या करता है, जो ऑथेंटिसिटी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अकाउंट्स नोट किए गए हैं वो ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक हम कब मानेंगे कि ये जो भी अकाउंट है वो ऑथेंटिक है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बेस पर से हम उसे ऑथेंटिक मानेंगे। आपके पास, चलो एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो मैं ये कैसे मानूंगी कि ये आप ही की प्रॉपर्टी है?
तो फिर इसके लिए क्या करेंगे कि कोई अगर पार्टी को वेरीफाई करना हो तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी है उसके बारे में उसे 100% ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप पर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। He has no power to take action against anybody in this regard. It said that an auditor is a watchdog but not bloodhound. कि he has no power to take action against anybody. ऑडिटर क्या है, किसी के अगेंस्ट में कोई एक्शन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। और उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एन ऑडिटर इज एन वॉचडॉग नॉट अ ब्लडहाउंड। कि ऑडिटर क्या करता है कि एज अ वॉचडॉग, कि जो भी पालतू कुत्ता है उसकी तरह से वो प्रॉपरली सब कुछ वेरीफाई करता है, केयर करता है, प्रॉपरली अकाउंट्स है वो सिस्टमेटिक वे से ड्रॉन किए गए हैं और उसे वेरीफाई भी करता है, बट एज अ नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मीन्स क्या होता है कि शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ते को हम क्या कहते हैं, ब्लड हाउंड कहते हैं। कि उसकी तरीके से वो किसी पर भी ऐसे ही डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा सकता नहीं है, उससे पहले सब कुछ वेरीफाई करेगा, उसके पास प्रॉपरली प्रूफ होंगे तभी वो किसी के सामने वो एक्शन लेगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ब्लेम है वो देगा नहीं। इसलिए और ये लाइन खास याद रखनी है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता ही है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसलिए आपको खास ये लाइन याद रखनी है, ऑडिटर एज एन वॉचडॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। क्लियरली ये लाइन आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी उस तरीके से, डिफाइन एज अ ऑडिटर एज अ वॉचडॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आपको फ्यू डेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल दिया गया है हमें कि ऑडिटिंग का स्कोप हम कैसे चेक करें, कि ऑडिटिंग का स्कोप है वो कितने एरिया तक है या फिर कब तक है वो हमें कैसे पता चल जाएगा। अगर आपको थियरी में आइडिया नहीं आएगा तो फिर आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो जो भी वीडियो है आप स्टॉप करके उसे फिर से सुनना, और फिर भी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, ABC कंपनी बाइज मशीनरी वर्थ ₹5,25,000। ABC करके एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, मशीन परचेस करती है 5,25,000 का। कंपनी पास द जर्नल एंट्री बट ऑडिटर शुड नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ओनली। कंपनी ने ना क्या किया, कोई भी कंपनी, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी असेट परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाउचर के बेस से हम जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं, बट ऑडिटर ओनली फॉर जर्नल एंट्री चेक करके ही सेटिस्फाइड होता नहीं है। He has to go deep in the roots of the transaction, like whether the company has authority to purchase the machinery or not। कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑडिटर को डीपली वेरीफाई करता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी जर्नल एंट्री के बेस पर से ही ऑडिटर को वेरीफाई नहीं करता है, बट जो भी ट्रांजेक्शन है उसको डीप वेरीफाई करते हैं। तो फिर वो रूट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन तक जाता है, कि जो बेस होता है, जो रूट्स होता है ट्रांजेक्शन का, वहीं से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। कंपनी हैज़ ऑथोरिटी टू परचेज द मशीनरी और नॉट, कि लाइकवाइज हमें यहाँ दिया गया है कि रूट्स मीन्स कहाँ से वो स्टार्ट करेगा, कि ये ट्रांजेक्शन है, मशीनरी परचेज की है तो उसे उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है ऑडिटर को, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या वो रेज करेगा कि कंपनी हैज़ ऑथोरिटी टू परचेज मशीनरी और नॉट, कंपनी के पास मशीनरी परचेज करने की ऑथोरिटी है कि नहीं है। हैज़ द कंपनी कलेक्ट प्राइस टू द टेंडर। सेकेंड वन क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक क्वेश्चन क्या पहले चेक करेगा ऑडिटर कि कंपनी को मशीनरी परचेस करने की अथॉरिटी है कि नहीं। सेकंड, अगर परमिशन है, अथॉरिटी है, तो फिर जो मशीनरी परचेज की गई है वो टेंडर के थ्रू परचेज की गई है कि नहीं है। टेंडर क्या है आप सबको शायद पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। टेंडर आप अगर न्यूज़पेपर रीड करते होंगे तो उसमें कई सारे टेंडर की इंफॉर्मेशन होती है, और अगर किसी को नहीं पता है तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। डेली के न्यूज़पेपर में कोई ना कोई टेंडर की इंफॉर्मेशन होती ही है। टेंडर में हमें क्या बताया गया होता कि जो भी प्रोडक्ट परचेज करनी है उसके क्या कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी है, बीड प्राइस उसकी क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन जो भी नोटिस होती है उसमें दी गई होती है। और न्यूज़पेपर में जनरली ऐसी एडवर्टाइजमेंट है आती रहती है टेंडर के बारे में।
सेकेंड वन क्वेश्चन वो टेंडर का रेज करेगा ऑडिटर। थर्ड वन द एग्जामिन द कॉपी लेटर एंड कॉपी ऑर्डर। अगर टेंडर के थ्रू मशीनरी परचेज की गई है तो फिर जो भी परचेज की गई है तो परचेज का जो भी कॉपी लेटर होगा कि ये टेंडर पास हुआ है उसका लेटर होगा, वो कॉपी ऑडिटर वेरीफाई करेगा। आर डॉक्यूमेंट ऑफ मशीनरी इन द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन ऑडिटर क्या चेक करेंगे कि जो भी मशीनरी परचेज की गई है वो कंपनी के नाम पर परचेज की गई है या फिर कोई एनी अदर पर्सन के नाम पर परचेज की गई है, वो भी वो चेक करेंगे। आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ मशीनरी इन द नेम ऑफ द कंपनी हैज़ द एक्सपेंस ऑफ ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलिंग द मशीनरी हैज़ बीन इंक्लूडेड विथ इट। और सेकेंड वन नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन रेज होगा, वो भी ऑडिटर चेक करेंगे कि जो भी मशीनरी परचेज की गई है टेंडर के थ्रू की है, जो मशीनरी है वो कंपनी के नाम पर ही है, एनी ऑफ द कोई भी पर्सन के नाम पर नहीं है, और जो टेंडर में प्राइस दी गई है वही प्राइस से एक्चुअल में नोट किया गया है बैलेंस शीट में या नहीं है। अगर प्राइस में वेरिएशन होगा तो फिर भी वो फिर से ऑडिटर है वो क्वेश्चन रेज करेंगे। तो फिर जो मशीनरी की प्राइस है उसमें मशीनरी को ब्रिंग करने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं और जो मशीनरी इंस्टॉल करने के चार्जेस है वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्या होगा, जो बैलेंस शीट में एक्चुअल जर्नल एंट्री में जो वाउचर में प्राइस है सेम वही प्राइस है वो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट में नोट की गई है मशीनरी की कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। कि एक ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आप देखिए कि एक ही ट्रांजैक्शन है कि मशीनरी 5,25,000 की परचेज की गई है, बट उसका एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर इन डेप्थ कितने क्वेश्चन रेज करके डीपली इन्वेस्टिगेट करता है, डीपली वेरीफाई करता है। कि यहाँ पे तो मैंने आपको 4 to 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वैसे रेस होते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चल पाए कि ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें कितना वेरिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट रहती है और इन डेप्थ रूट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन कहाँ तक हमें जाना पड़ता है। और डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन वो प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं, उस परसेंटेज में वेरिएशन किया गया नहीं है, बैलेंस शीट में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट की गई है मशीनरी या फिर ऐसे ही ऑन पेपर नोट कर दिया गया है कि यहाँ पे मशीनरी है। और नेक्स्ट और मेन बात ये रहेगी कि हमने वाउचर भी बता दिया कि ये वाउचर है, ऑडिटर को दिखा दिया, नो डाउट ऑडिटर ने टेंडर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है वो भी वेरीफाई कर ली, बट लास्ट में ऑडिटर वो मशीनरी को फिजिकल चेकिंग के थ्रू भी वो चेक करेगा। फिजिकल चेकिंग में क्या रहता है कि जो भी असेट से आपने परचेज की गई है वो किस जगह पे है उसके बारे में ऑडिटर आपको क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्या पता बताना पड़ेगा कि ये मशीनरी है और यहाँ पे है, तो ऑडिटर खुद वहाँ जाके वो मशीनरी एक्चुअल में वहाँ पे एग्जिस्टेंस है कि नहीं मशीनरी का वो भी चेक करते हैं। अदरवाइज कई बार फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए कैसा होता है कि जो भी मशीनरी हम परचेज करते हैं ऑन पेपर हमने दिखा दिया होता है कि नो डाउट मशीनरी परचेज की है, हमारे पास बिल होता है, वाउचर होता है, सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट हमारे पास क्या नहीं होती है, मशीनरी कंपनी के पास अवेलेबल होती नहीं है। अगर फिजिकल चेकिंग ऑडिटर कंडक्ट नहीं करेंगे तो फिर उसे पता नहीं चलेगा कि एग्जिस्टेंस मशीनरी का है कि नहीं, और अगर फिजिकल चेकिंग करेंगे तो फिर उसे इजीली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मशीनरी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक ही ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए और चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑडिटर को चेक वेरीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट वन हमें कंटेंट दिया गया है कि स्कोप हमें बताया गया है कि स्कोप के पॉइंट्स ये देखिएगा और खास नोट भी आप कर लीजिएगा कि आपकी बुक में ये स्कोप के पॉइंट है हमें नहीं दिए गए हैं। तो स्कोप के जो कंटेंट है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि ऑडिटिंग की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी कई सारे इम्पोर्टेंस है, उसका काफ़ी वाइड स्कोप है, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है ऑडिटिंग का या फिर अकाउंटिंग का, ये दोनों का वाइड स्कोप है। सेकेंड वन है एंटिटी एस्पेक्ट्स, कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू है उसका स्कोप वाइड रहेगा कि जो एंटिटी जितनी बड़ी एंटिटी होगी, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके रिलेटेड ऑडिटिंग का स्कोप भी कितना रहेगा, वाइड रहेगा। अगर स्मॉल लेवल पे कोई भी कंपनी वर्क कर रही है तो उसके लिए शायद ऑडिटिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा जितना लार्ज लेवल किसी फर्म का और कंपनी का होगा उस तरीके से। थर्ड वन है रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा कि जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करते हैं कि स्कोप के थ्रू
ए स्कोप में हमने एग्जाम्पल भी देखा है कि ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी में तो ऐसे मशीन, ये तो हमने मशीनरी का एक ही लिया, कंपनी में तो इतने लिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन सबकी रिलायबल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें वेरीफाई करनी है, चेक करनी है और इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट भी करनी पड़ती है। फोर्थ वन है प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होगा कि हम जो भी वर्क है वो हम प्रॉपरली कंडक्ट कर पाते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाएगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी गोल है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही ज़रूरी है। इसका मेन रीज़न क्या है कि विदाउट कम्युनिकेशन हम कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे से नहीं कर पाएंगे, और विदाउट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट अचीव कंपनी गोल और ऑब्जेक्टिव। कि कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव या गोल होता है वो विदाउट कम्युनिकेशन और विदाउट कोऑर्डिनेशन हम फुलफिल या फिर अचीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है इवेल्युएशन। ऑडिटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे वो सब हम इवेल्युएट कर सकते हैं, और प्रॉपर वे से हम जो भी डिसीजन है वो इवेल्युएशन के थ्रू नॉट डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टेस्ट है। टेस्ट हम कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं है। कंपैरिजन हमें दिया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन भी हम ऑडिटिंग के थ्रू इजी वे से कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा कि अगर आपने कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी हमारी बैलेंस शीट होती है या फिर P&L अकाउंट होता है वो एक ईयर का नहीं नोट किया गया होता है, उसमें 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है। इस वजह से हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, मशीनरी हमने परचेज की गई है वो शायद हमने 2019 में परचेज की गई है, 1920 में, तो फिर क्या रहेगा 2017-18 में एक्चुअल हमारी मशीनरी की कॉस्ट क्या है वो 10 लाख है, और 2019-20 में हमने मशीनरी को परचेज की है 5,25,000 की, तो फिर वो मशीनरी इजीली बैलेंस शीट में प्लस होती हुई दिखाई देगी। तो 2 ईयर की वर्टिकल बैलेंस शीट में हम प्रिपेयर करते हैं। आपने बैलेंस शीट देखी है और आपको सेमेस्टर 3 और 4 में कॉर्पोरेट अकाउंट में आई भी है, तो फिर आपको इजीली पता चलेगा कि जो भी रिकॉर्ड है वो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास पहले करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है और सेकंड कॉलम में हमारे पास प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस वजह से क्या होगा कि दोनों की हम कंपैरिजन इजी वे से कर पाएंगे। कोई भी असेट्स हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, उसकी हम इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। जजमेंट्स कि जो भी रिकॉर्ड्स हमने वेरीफाई किया है स्कोप के थ्रू, ऑडिटिंग के स्कोप के थ्रू हम जजमेंट है वो इजीली ले सकते हैं। 9 है वर्क एंड लास्ट वन है एविडेंस। हम प्रॉपर वर्किंग चैनल भी डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर वर्क भी कंडक्ट कर सकते हैं, और वर्क के साथ साथ जो भी सपोर्टिंग एविडेंस हमें चाहिए कंपनी के गोल अचीव करने के लिए और ऑडिटिंग कंडक्ट करने के लिए, वो थ्रू द एविडेंस हम ऑडिटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर हमारे पास एविडेंस ही नहीं होंगे तो फिर हम ऑडिटिंग कंप्लीट कर पाएंगे नहीं। नेक्स्ट वन न्यू टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये तीनों टर्म लगती कैसी है, सिनोनिम जैसी लगती है, बट ये तीनों सेम टर्म नहीं है। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड इन्वेस्टिगेशन। Bookkeeping means the art of entering all the financial transaction in the books of accounts. Bookkeeping का मतलब क्या होता है कि आर्ट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी ऑल द ट्रांजेक्शन है उसको हम प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं। हमारे पास जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबके अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है कि P&L अकाउंट है उसमें हम क्या नोट करते हैं, जो हमारी डेबिट साइड होती है वहाँ पे हम एक्सपेंस नोट करते हैं, क्रेडिट साइड हम इनकम नोट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हम जो भी इनकम है वो डेबिट साइड नोट करेंगे और जो एक्सपेंस है वो हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे? ऐसा नहीं होगा। इनकम और एक्सपेंस अकाउंट हम कोई भी प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी क्या होगा कि इनकम हम नोट करेंगे और एक्सपेंस नोट करेंगे, वो भी सेम एज P&L अकाउंट ही होगा। नेक्स्ट वन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या होगा कि डेबिट साइड हम रिसिप्ट नोट करते हैं और क्रेडिट साइड हम पेमेंट नोट करते हैं। तो उस वजह से कि जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने पास आउट हुए या फिर कंडक्ट हुए हैं उन सबको हम प्रॉपर वे से बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर सकते हैं। When the transaction take place, they are enter into books of account systematically, then it is called bookkeeping।
कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम टेक प्लेस होते हैं और सिस्टमेटिक वे के थ्रू हम नोट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। बट द अकाउंट्स ऑफ मिल्क और बटर मिल्क रिटर्न ऑन वॉल कैन नॉट बी कॉल्ड बुक कीपिंग। बट हम डे टू डे कोई चीट में अकाउंट नोट करते हैं कि हमने इस दिन ये परचेज किया, ये वो किया। चीट में हम कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर वॉल पे हम नोट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसे हम बुक कीपिंग कह सकते नहीं है। बुक कीपिंग हम कब कह सकते हैं कि उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के थ्रू जो अकाउंट्स में जो प्रिंसिपल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया हो। वो रफली जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं या फिर हम एक्सपेंस की नोट प्रिपेयर करते हैं या इनकम की नोट प्रिपेयर करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग नहीं कह सकते हैं। एट द सेम टाइम अकाउंट्स रिटर्न ऑन द पीस ऑफ पेपर कैन ऑल्सो नॉट बी कॉल्ड बुक कीपिंग, कि एज अ पीस ऑफ पेपर हम जो भी अकाउंट्स नोट करते हैं उसे भी हम बुक कीपिंग नहीं कह सकते हैं। ओनली सिस्टमेटिकली रिटर्न ट्रांजेक्शन कैन बी कॉल्ड बुक कीपिंग, कि ओनली जो सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन है उसे ही हम बुक कीपिंग कह सकते हैं। और बुक कीपिंग में आप देखिए तो फिर द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी इज ब्रॉडर देन बुक कीपिंग, कि हमें ये जो बुक कीपिंग है वो तो आपको समझ में आ गया कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम सिस्टमेटिक वे के थ्रू उसके अकाउंट्स में नोट करें, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। कोई रफली हम जो भी नोट प्रिपेयर करते हैं या फिर पीस ऑफ पेपर पे नोट करते हैं, वॉल पे नोट करते हैं, डे टू डे चीट पे नोट करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कह सकते नहीं है। आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वन हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। और ख़ास आप ध्यान रखिएगा जो भी मैं यहाँ पे आपको लेक्चर डिराइव कर रहे हो उसके थ्रू आपको नेक्स्ट जो भी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।